गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने चैप्टर का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। ओके, तो इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी वर बाय एंड लार्ज अ पीरियड ऑफ prosperity, peace, and economic expansion, the third century brought the first major sign in इंटरनल स्ट्रेन। अब क्या बोल रहे हैं बेटा, जहाँ पहली और सेकेंड जो सेंचुरी थी वहाँ पर बहुत ही आर्थिक समृद्धि और इकोनॉमिक एक्सपेंशन और पीसफुली सिस्टम था, तो थर्ड सेंचुरी में बहुत सारे क्राइसिस सामने दिखने लगे, इंटरनल प्रॉब्लम्स आई। आप बोल रहे हैं 230s द एम्पायर फाउंडेड इटसेल्फ फाइटिंग ऑन सेवरल फ्रंट्स सिमुलटेनियसली। मतलब जो 230 के दशक में साम्राज्य ने अपने आप को कई जगहों पे मतलब एक तरह से लड़ता हुआ या जूझता हुआ ऐसा पाया। ठीक है, अब बोल रहे हैं बेटा, इन ईरान अ न्यू एंड मोर एग्रेसिव डायनेस्टी एमर्ज इन 225। जैसे हमने पढ़ा था इसमें रोमन एम्पायर में, हम ईरान का भी साथ में पढ़ेंगे। तो ईरान में बहुत एक शक्तिशाली या बहुत आक्रामक टाइप का वंश उभर कर सामने आया। ये लोग अपने आप को ससानी कहलाते थे। ठीक है, ससानीज within just 15 years were expanding rapidly in the direction of the यूफ्रेट्स। मतलब अब क्या बोल रहे हैं कि जो ससानी जो लोग थे ना, 15 सालों के अंदर ही अंदर जो यूफ्रेट्स जो एरिया था रिवर साइड, उस तरफ ये लोग फैलते चले गए, है ना। और इनके बारे में पता कैसे चला, देखो ये बोल रहे हैं कि शाहपुर फर्स्ट द ईरानी रूलर claimed he had inhabitant Roman army 60,000 and even captured the eastern capital of Antioch। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, रोमन जो एम्पायर था शाहपुर फर्स्ट, उसका लिखा हुआ एक इंस्क्रिप्शन मिला है, वो 3 लैंग्वेजेस में मिला है बोल रहे हैं। और उसमें उसने लिखा है कि हमने इस टाइम पे मतलब जो 60,000 जो वहाँ के जो लोग थे रोमन एम्पायर, उन लोगों को जो सोल्जर्स थे उन लोगों को मार दिया और बहुत सारे लोगों को कैद कर लिया इस टाइप से। तो उससे पता चल रहा है कि रोम में इतनी सारी क्राइसिस टाइप की चीज़ें होने लगी थी और उन्होंने यहाँ रोमन वासियों को मारना या पकड़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब बेटा क्या था, ये बोल रहे हैं कि द रोमन वर फोर्स टू अबेंडन मच ऑफ द टेरिटरी बियॉन्ड द डेन्यूब। अब क्या था, देखो रोमवासियों को डेन्यूब से आगे का क्षेत्र जो छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ना, और वो और आगे चले जा रहे हैं और जो दूसरे ये लोग आके यहाँ पे राज्य कर रहे हैं। ठीक है, 47 ईयर के अंदर बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर क्या करा इन्होंने देखो 25 एम्परर्स इन 47 ईयर्स इज एन ऑब्वियस सिम्पटम ऑफ द स्ट्रेन फेस बाय द एम्पायर इन दिस पीरियड। मतलब जो 47 थोड़े अंतर मतलब उसमें ना 47 वर्षों के अंदर में 25 जो राजा थे वो एक एक करके सत्तारूढ़ होते चले गए। मतलब एक मतलब राजा बन रहा है कुछ, फिर 47 में 25 तो मतलब एक 2 साल में ऐसे हटते चले जा रहे हैं, कोई किसी को हरा रहा है कोई कुछ, तो बहुत ही मतलब टेंशन वाली स्थिति हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, थर्ड सेंचुरी में। अब है बेटा जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर। तो जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर में क्या है, जो वहाँ का सिस्टम था, कहाँ का, वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न फीचर्स ऑफ रोमन सोसाइटी वॉज द वाइड स्प्रेड प्रिवेलेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। आपने न्यूक्लियर फैमिली पहले भी मैंने बताया था, यहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज होती थी, है ना। तो वहाँ पे क्या था, जो बड़ा बेटा होता था ना, एडल्ट सन डिड नॉट लिव विद देयर फैमिलीज। मतलब वो अपनी शादी के बाद में अलग चला जाता था, एडल्ट ब्रदर भी मतलब अपने अलग चले जा रहे हैं इस टाइप से। बट तो वो लोग क्या करते थे, बोल रहे हैं कि जो स्लेव लोग होते थे ना फैमिली का, उनको हिस्सा बनाते थे। वन द अदर हैंड स्लेव्स वर इंक्लूड इन द फैमिली एज द रोमन अंडरस्टूड दिस। मतलब रोमन लोगों को, अब भाई बड़ा बेटा छोड़ के चला जा रहा है इधर उधर, तो हो सकता है दास दासियाँ जो थी वो उनकी फैमिली का हिस्सा हुआ करती थी, इस टाइप का वहाँ पे कल्चर था। तो आप बोल रहे हैं बेटा, बाय द लेट रिपब्लिक द फर्स्ट सेंचुरी BC द टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज वाज वन वर द वाइफ डिड नेवर ट्रांसफर द हर हस्बैंड अथॉरिटी बट रिटेन फुल राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर नेटल फैमिली। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो विवाह का एक अलग सा ही तरीका देखने को मिलता था। हालांकि वाइफ जो है शादी के बाद भी अपने फैमिली में, मदर साइड में जो फादर साइड होता है उसमें पूरा अधिकार रखती थी, बट वो अपने हस्बैंड को नहीं देती थी, वो मतलब उनको शेयर कर रही है अपनी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं था। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि वुमन रिमेन अ प्राइमरी हायर फॉर हर फादर एंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर ऑन द हर फादर्स डेथ। अब क्योंकि बेटे तो अलग चले जा रहे हैं, उस टाइप का सिस्टम होगा वहाँ पे, है ना। तो बेटी क्या होती थी
अपने फादर की जो प्रॉपर्टी थी उनके मरने के बाद उसकी उत्तराधिकारी होती थी, ठीक है। तो ये वहाँ का सिस्टम था। फिर बोल रहे हैं 20th और अर्ली 30th वुमेन वर मैरिड ऑफ इन द लेट टीन्स और अर्ली 20s, मतलब जो वहाँ की महिलाएं थी, है ना, वहाँ का जो भी हिसाब था उसके हिसाब से शादी की जो एज थी 16 से 18 साल, या फिर धीरे मतलब जो मैन थे उसकी 28, 29, 30, 32 इस तरह की ईयर में शादियाँ होती थी, ठीक है। और एज डिफरेंट ज़्यादा था क्योंकि 18-16 गर्ल्स की एज बता रहे हैं और बॉयज़ की एज तो 30-29 ऐसे बता रहे थे, उनकी एज डिफरेंस में थोड़ा सा ज़्यादा था। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि शायद जो मैन था वो लोग अपने वो मतलब जो वुमेन्स थे उनके ऊपर ज़्यादा हावी रहते होंगे, इस तरह से चीज़ें बताई जा रही है। अब मैंने एक चीज़ बताया था आपको, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंट ऑगस्टाइन 344 to 430 was bishop of the North Africa city of Hippo from 396 and the towering figure in the intellectual history of the church. Bishops were the most important religious figures in a Christian community and often very powerful. मतलब क्या बता रहे हैं कि जो सेंट ऑगस्टाइन थे, अगर उनके बारे में पूछ लिया जाता है तो आप बोलेंगे कैथोलिक चर्च के वो बिशप थे, ठीक है। मैं ऑगस्टस का बताया था मैंने, रोमन एम्पायर का फर्स्ट एम्परर है वो 27 BC में। इस पे आप लोग डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। अब जैसे जेंडर का मैंने बताया कि क्या कल्चर था उनका, जेंडर किस तरह से उन पे वैसे रहते होंगे, तो लिटरेसी का देखते हैं अब हम लोग बेटा। तो लिटरेसी का क्या बता रहे हैं इसमें, लिटरेसी के लिए बता रहे हैं बेटा व्हाट अबाउट लिटरेसी, मतलब लिटरेसी कैसी थी होगी, क्या था होगा सिस्टम। तो ये बता रहे हैं आपको it is certain that rates of casual literacy varied greatly between different parts of the empire. For example, in Pompeii, which was buried in a volcano eruption in 17। अच्छा, एक जगह मैं आपको ऐसे बताती हूँ। देखो साक्षरता की स्थिति क्या थी होगी, तो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे होंगे, शायद काम चलाऊ रहे होंगे। तो यहाँ पोम्पोई एक शहर है उसका बता रहे हैं कि ज्वालामुखी फटने से वो पूरा दफन वगैरह हो गया था। तो वहाँ पे एक वॉल पे एक चीज़ मिली, ठीक है। तो वॉल पे जो मिली बेटा उसमें लिखा हुआ था ओ वॉल, जैसे कि वन ऑफ द फनीस्ट थिंग, ये वाला जो ये है ना, इस पे लिखा होगा फनीस्ट ग्रेफिट फाउंड ऑन द वॉल ऑफ पंपेली सेज वॉल आई एडमायर यू फॉर ऑल कोलैप्सिंग इन रूइंस व्हेन यू हैव टू सपोज टू मच बोरिंग राइटिंग ऑन यू, कि जब ये पूरी जगह दफन हो गई होगी तो तुम कैसे धन्य हो, दीवार को बोला लिखा हुआ मिल रखा है कि कैसे तुम मतलब इस पे मतलब टिक रखी हो तुम, मतलब टूटी नहीं हो, है ना। तो तुम्हारे ऊपर इतना गंदा गंदा मतलब जो लिखावट थी वो इतनी बेकार बोरिंग अक्षर लिखे हुए, तब भी तुम महान हो कि तुम भरभरा के नहीं गिरी, तुम मतलब जैसे कि तैसे बनी हुई। तो उससे पता चल रहा है कि शायद लोग ना इतने पढ़े लिखे नहीं थे होंगे, या तो अच्छे पढ़े लिखे लोग शायद लिखते, या इस तरह से चीज़ें बता रखी है, ठीक है। सोल्जर्स, फौजी ऑफिसर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होते थे, ठीक है। फिर आपका एक चीज़ यहाँ पे बता रहे बेटा, जो ये थिंग्स दिखा रखी है आपको, है ना, उसमें क्या बताया आपको कि बाई कंट्रास्ट इन इजिप्ट वेयर बाई कंट्रास्ट ऑफ इजिप्ट वेयर हंड्रेड्स ऑफ पेपिराइज most documents such as contracts were usually written by professional scribes। जैसे ये गंदी सी राइटिंग में वॉल पे लिखा हुआ था ना, बट ऐसा नहीं होता है, बोला कि वहाँ पे इजिप्ट में ज़्यादातर अच्छे अच्छे जो स्क्राइबर्स होते थे, अच्छा लिखते थे, उन्होंने आर्मी सोल्जर्स इन सब के बारे में लिखा हुआ ग्राफिटीज मिली है। द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द एम्पायर वॉज रिफ्लेक्टेड इन मैनी वेज, है ना, कल्चरल डिफरेंस जो अलग अलग था वो कैसे मिल रखा है। एक ये बोल रहे हैं बेटा नीचे जो आपको मैं ये फिल्म वो दिखा रही हूँ ना पिक्चर, इस पिक्चर में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एंडेसा में एक 2nd सेंचुरी में बना हुआ सीरिया का एक इंस्क्रिप्शन है ये। इससे क्या पता चल रहा है कि जो किंग था ना वो अपनी फैमिली मतलब और बच्चों के साथ में यहाँ पे रहता होगा, है ना, और वहाँ पे मतलब उसके बाद की खूब मतलब लग्जरियस लाइफ जी के जैसे पार्टीज़ वगैरह कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस तरह से बैठते होंगे, ठीक है। देन है बेटा अरेमिक वॉज द डोमिनेंट लैंग्वेज। अब अरेमिक वहाँ की लैंग्वेज थी, है ना, सबसे ज़्यादा मतलब बोली जाने वाली।
देन बोल रहे हैं आपका जो प्यूनिक लैंग्वेज थी वो भी बोली जाती थी, बर्बर, स्पेन, केल्टिक, ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पे आपको बता रखा है वो है कि बहुत सारे जो जैसे आपको बाइबल था, ओल्ड टेस्टामेंट की बुकें थी, ये सब ना ट्रांसलेट होने लगी थी। जो फर्स्टली जो ट्रांसलेट हुई थी ना बेटा बुक, तो वो हुई थी आपकी यहाँ पे देखो सबसे नीचे आप देखेंगे, वेयर वर द ऑलरेडी अ कॉप्टिक, है ना, कॉप्टिक लैंग्वेज में जो सबसे फर्स्ट जो बाइबल का ट्रांसलेट हुआ था वो कॉप्टिक लैंग्वेज में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है हमारे पास कि इसके बाद में ट्रांसलेटेड ऑफ द बाइबल बाय द मिडिल ऑफ द 3rd सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी में बाइबल का वो हुआ था और कौन सी लैंग्वेज में हुआ था, तो कॉप्टिक लैंग्वेज में है। और इस तरह से क्या बता रहे हैं आपको, elsewhere the spread of Latins displaced the written from the language and were the otherwise widespread this happened notably with Celtic which crested to the written after the 1st century। मतलब जो इस टाइम पर 1st सेंचुरी में जो क्या नाम आपका 3rd सेंचुरी में तो बाइबल का जो कॉप्टिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ, देन जो लैटिनी लैंग्वेज थी या दूसरी लैंग्वेज उनमें भी लिखने लगे लोग। ठीक है, और इस तरह से केल्टिक लैंग्वेज के साथ साथ में जो दूसरी जो लैंग्वेजेस थी वो धीरे धीरे से मतलब कम होती चली गई। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज केल्टिक को अगर उन्होंने बना दिया तो दूसरी लैंग्वेज का उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ। ठीक है, देन लास्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा वो है इकोनॉमिक एक्सपेंशन। और आज इतना ही। ओके, हैव अ नाइस डे।